हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरए कैंपस। इस वीडियो में हम करेंगे 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है इसमें हमारे जो संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसी की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके जीवन के ऊपर लिखी गई है। इनके जीवन की कहानियों को जोड़ा गया है। जो इन्होंने बचपन में जो कार्य किए थे, बचपन में जो उन्होंने संघर्ष किया था, उसकी कहानी इसमें लिखी गई है। तो इसके जो रचयिता हैं ये हैं राजेश तलवार। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए इसके बाद हम कुछ पुस्तक और देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकती है। जैसे दी कॉमरेड्स एंड हिजबुल्लाह, ये लिखी है अनंत कृष्णन और जॉनी स्टैनली ने। द कश्मीर दैट वाज अनंत अवंती सुपोरी ने। द बॉय, ये तो मैंने भी आपको बता दी है, राजेश तलवार की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। और क्वीन ऑफ फायर, ये लिखी है देविका रंगाचारी ने। ठीक है, ये कुछ पुस्तक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले पेपर में पूछी जा सकती है। मैं बार बार आवाज कराता रहता हूँ जिससे कि आपको किताबें याद बनी रहें। हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख किसे चुना गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जो भारत के वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरावने। अब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और 30 अप्रैल को इसकी जो शपथ है वो दिलाई जाएगी अगले थल सेना प्रमुख को। ठीक है, ये जो नए थल सेना प्रमुख बने हैं इनका नाम है मनोज पांडे। तो सही आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। ये इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कोर्स से आने वाले पहले पहले हमारे क्या है, थल सेना प्रमुख होंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग ब्रांच से आने वाले। अच्छा, अब आप थल सेना प्रमुख आपको बता दिया है, इसके बाद आपको दो और याद रखने हैं। एक है वायुसेना प्रमुख। ठीक है, तो वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख है विवेक राय चौधरी। कौन है? विवेक राय चौधरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको एक और याद रखने हैं, नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? ये हैं आपके करम एडमिरल करमवीर सिंह। करमवीर सिंह। ये आपको दो फैक्ट हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। और ये 30 अप्रैल को शपथ लेंगे। ठीक है, तो अगले हमारे नए सेना प्रमुख बनेंगे, इनका नाम है मनोज पांडे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किस भारतीय राज्य ने अपनी स्वयं की शिक्षा नीति बनाने के लिए एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है? अच्छा, देखिए, अभी भारत की नई शिक्षा नीति आई है जिसका नाम है 2020। ठीक है, इससे पहले दो शिक्षा नीति और आई थी। पहली आई थी 1968 में, इसके बाद आई थी दूसरी 1986 में। ठीक है, ये आपकी दो शिक्षा नीति पहले आ चुकी हैं और सबसे लेटेस्ट है आपकी तीसरी 2020 की। तो इस राज्य ने क्या किया है, इसने अपनी खुद की स्वयं की, ठीक है, अपनी खुद की शिक्षा नीति बनाने का फैसला लिया है, जिसके लिए इन्होंने एक 13 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ठीक है, और जो इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ये चुने गए हैं आपके डी मुरुगेसन। ठीक है, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं डी मुरुगेसन। अच्छा, और ये किस राज्य ने किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु अपनी नई शिक्षा नीति लेकर आ रहा है। तो इस शिक्षा नीति से संबंधित कुछ प्रश्न और हैं जिनको मैं और बता देता हूँ आपको, क्या क्या और पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट में जो संरचना चल रही थी वो चल रही थी 10+2 की। अब इसके बाद स्थान पर नई जो संरचना है वो आ जाएगी 5+3+3+4। ये नया एजुकेशन सिस्टम आने वाला है। पहले चलता था आपका 10+2, इसको रिप्लेस करके ये वाला लागू हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक उद्देश्य है कि हमें स्कूल में, जो हमारे स्कूल में, इसमें GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये हमें बढ़ाकर 100% करना है। कब तक करना है? ये हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक। यानी कि GER क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए, जितने भी बच्चे हैं भारत में, जितने भी बच्चे हैं वो टोटल 100% स्कूल में जाएं। ठीक है, 100% बच्चे स्कूल में जाने चाहिए। तो ये हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए। इसके बाद GER इन कॉलेज, हायर एजुकेशन। ठीक है, मैं कॉलेज लिख देता हूँ। कॉलेज के लिए जो GER का निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है हमें 50% तक ले जाना है, जो कभी बहुत कम है। इसके लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है 2035 तक। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, हाल ही में आपने पता, जब नई शिक्षा नीति आई थी तो इससे पहले इसका नाम हुआ करता था
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि जो आपकी शिक्षा है ये किस सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, शिक्षा है आपका समवर्ती सूची का विषय है। एक पॉइंट और याद रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है शिक्षा नीति के हिसाब से, कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं कि अपने जीडीपी का 4.6% खर्च करते हैं। हम वर्तमान में 4.6% खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का, और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे बढ़ाकर कितना करें, 6% खर्च करना चाहते हैं, ये हमने लक्ष्य रखा है। ठीक है, इतनी डाटा काफी, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर्मूला F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन रहा? ठीक है, देखिए वैसे तो ये शुरुआती साल अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो फॉर्मूला F1 की कुल 23 दौड़े होती हैं, उसके बाद ही विश्व विजेता बनता है। तो अभी हाल ही में फॉर्मूला F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब जीता है ये जीत लिया है आपका चार्ल्स लेक्लर्क ने। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर्क ने आपका अभी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था वो जीत लिया है। ये आपके मोनाको एक देश है, मोनाको यहाँ के निवासी हैं, और ये जो आपकी गाड़ी चलाते हैं, ये चलाते हैं फरारी। ठीक है, फरारी गाड़ी चलाते हैं। किस राज्य सरकार ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, ये आपके ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के जो अभी नए सीएम बने हैं, ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी नए सीएम बने हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहार हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से त्योहार हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं? एक तो है आपका जौल जीवी, जौल जीवी। एक है आपका हरेला। ठीक है, एक आपका है हरेला। एक और अभी प्रमुख चर्चा में रहा था, ये है फूलदेई। ठीक है, फूलदेई, ये भी आपको याद रखना है। और क्या हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड की एक योजना है जिसका नाम है चार धाम, चार धाम योजना। और ये कैसी है? ये लघु है, ये पूर्व भारत वाली नहीं है, ये लघु चार धाम योजना है। किसकी है? ये उत्तराखंड की है। इसमें क्या कर रहे हैं ये? इसमें 4 जगह हैं। एक का नाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ, इन चारों को ये क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए एक समिति बनी है जिसके नए अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम है इनका नाम है A.K. सिकरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इनका नाम है A.K. सिकरी, नए अध्यक्ष बने हैं इसके। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नए बन गए हैं। किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपको मनोज सोनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज सोनी। अच्छा, यूपीएससी के बारे में आपको एक और याद रखना है कि ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत आता है, किस अनुच्छेद में आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक बात और याद रखनी है आपको कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष है, अगर ये एक बार निर्वाचित हो गए तो ये दोबारा से अध्यक्ष नहीं बन सकते। ठीक है, एक बार अगर कोई इनका अध्यक्ष बन जाता है तो दोबारा से वो अध्यक्ष इसका नहीं बन सकता, ये इनका रूल है, यूपीएससी का रूल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय रेडियो समाचार द्वारा शुरू किए गए प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, अच्छा, अभी क्या किया है, अखिल भारतीय रेडियो ने कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है अभ्यास। क्या होगा इसमें? ये क्या करेंगे, हर शनिवार को, सप्ताह के हर शनिवार को ये करेंगे, रात में 9:30 से 10 बजे तक एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसका नाम है अभ्यास। इस कार्यक्रम में आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स इनसे पूछ सकते हैं। नंबर भी दे रखा है इन्होंने, जीमेल आईडी भी दे रखी है, और इन्होंने इसी के साथ एक नया FM रेडियो चैनल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है FM गोल्ड। ठीक है, FM गोल्ड 100.1, एक नया इन्होंने लॉन्च किया है अपना चैनल। ठीक है, अच्छा, अब पूछ रहे हैं आपसे कि अखिल भारतीय रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ये की गई थी 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी, और इसको 1957 में आकाशवाणी नाम दे दिया गया था। ठीक है, आकाशवाणी नाम से कब जाना गया है? 1857 में, और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। चलिए मैं आपसे प्रश्न प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि रेडियो की खोज किसने की थी। ठीक है, रेडियो की खोज किसने की थी? मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, ये हुई थी 1890 में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसे किसने की थी। वर्ष 2022 में नोबेल विजेता हरगोविंद खुराना का जन्म दिवस है। उन्हें
कि किस क्षेत्र में नोबेल मिला था, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया। थोड़ा सी मिस्टेक आप देख लेंगे, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, किस क्षेत्र में दिया गया था, ये इनको दिया गया था फिजियोलॉजी में। ठीक है, किस में दिया गया था, फिजियोलॉजी में। प्रश्न आपसे एक और पूछ सकता है कि इन्हें नोबेल प्राइज दिया कब गया था, 1968 में, 1968 में दिया गया था। इनका जो जन्म है, जन्म हुआ था 9 जनवरी 1922। ठीक है, और 9 जनवरी 2022 को क्या हो गया, इनके वर्ष, इनके जन्म के कुल 100 वर्ष हो गए हैं। तो 100 वर्ष को उपलक्ष्य में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 100 वर्ष हो गए हैं, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था, फिजियोलॉजी क्षेत्र में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए ये जो है, ये दिया गया है, ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, किस काम के लिए, ये दिया गया है कुष्ठ रोगियों के काम करने के लिए। जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं उनके लिए अच्छा काम किया है, इस वजह से दिया गया है। अच्छा, कुष्ठ रोग को इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं, लेप्रोसी। इसी को एक नाम और जाना जाता है, हैंसन रोग। हैंसन्स रोग, इसी को कहते हैं लेप्रोसी को। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसे दिया जाता है, सम्मानित किया गया है। इस बार सम्मानित किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार। एक प्रश्न पूछेगा कि जो आपका लेप्रोसी डे है, कब मनाते हैं हम, लेप्रोसी डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को हम मनाते हैं। और इस बार कब मिला है ये, डॉक्टर भूषण कुमार को। इन्हें एक मेडल दिया गया है, मेडल प्लस 2 लाख रुपए की इन्हें प्राइज दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने नेपच्यून नाम की एंटी क्रूज मिसाइल का प्रयोग जहाज को डुबाने में किया है। अच्छा क्वेश्चन है, समझाता हूं मैं आपको। देखिए अभी हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा मैप के साथ कोशिश करूंगा समझाने की, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। देखिए चलिए, अभी देखिए ये है रसिया और ये है यूक्रेन। ठीक है, और इसके नीचे यहां पर ब्लैक सी है, काला सागर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना लिया है काला सागर, और आपको अच्छे समझ में आएगा। हुआ क्या था, ये है रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है, इस टाइम पे युद्ध चल रहा है। अब रूस इसको हराना चाहता है यूक्रेन को। इसी वजह से इसने क्या किया था, अपना एक जहाज इस काला सागर में यहाँ पर लगा रखा था। ठीक है, लगा रखा था। अब ये क्या कर रहा था, ये वाला जहाज है, ये इसको यहाँ से काफी हानि पहुंचा रहा था, काफी लॉस पहुंचा रहा था यूक्रेन को। अब यूक्रेन ने क्या किया, इससे तंग आकर इसके ऊपर अपनी एक मिसाइल छोड़ दी है, जिसका नाम है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून मिसाइल है, तो नेपच्यून मिसाइल है, इसके इस जो जहाज था रूस का, इसको नष्ट कर दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूक्रेन। किसने नष्ट किया है, यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। अब इस ये जो जहाज था, इस जहाज का नाम है, इस जहाज का नाम है मॉस्कवा। मॉस्कवा, रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को। तो इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया था मॉस्कवा। राजधानी के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया था मॉस्कवा। और ये रूस का तीसरा सबसे बड़ा जहाज था। तो इस वजह से रूस की काफी मतलब फजीहत हो रही है, काफी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर पूरी दुनिया में, क्योंकि छोटे से देश यूक्रेन ने क्या कर दिया, इसके जहाज को डुबो दिया है। और ये जहाज तीसरा सबसे बड़ा था। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इसका जो वजन है 13,000 टन था, इतना वजन था इसका। ठीक है, इसको डुबो दिया है। तो उम्मीद है कि मैं आपको सही समझा पाया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए होता क्या है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गली में क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, गली में जो क्रिकेट खेलते हैं, अब इन्हीं के लिए क्या किया जाए, विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो विश्व कप होगा, इसका जो आयोजन किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका भारत में। अब भारत के 2 शहर जहां पर ये किया जाएगा, एक तो है आपका न्यू दिल्ली, एक तो न्यू दिल्ली है, और दूसरा किया जाएगा चेन्नई में। ये 2 जगह पे आयोजित किया जाएगा, न्यू दिल्ली और चेन्नई में। किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए एक देश है, ये काफी है इस मामले में आगे, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने क्या किया, एक नई प्रणाली बनाई है, जिसका नाम है आयरन बीम। क्या है ये प्रणाली, मान लीजिए टैंक है, टैंक के ऊपर आपका सेंसर वाला जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। अब होता क्या है, चलिए ये देश है, इजराइल है, ये इजराइल को लेकर समझाता हूँ। इजराइल देश है। अब इजराइल ने ऐसी प्रणाली ईजाद कर ली है, जैसे कोई देश है, यहाँ से एक्स देश मान लेता हूँ, एक्स देश।
अब एक्स देश ने क्या किया, इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ी है। अब ये मिसाइल आ रही है तो इस आयरन बीम करेगा क्या, रास्ते में ही ट्रैक कर लेगा कि ये जो इसके ऊपर हमला हो रहा है। तो ये क्या करेगा, रक्षा प्रणाली के रूप में इसको यहाँ से एक दूसरी मिसाइल छोड़ेगा और बीच में क्या कर देगा, इसको यहीं पर रोक देगा। तो जो आयरन बीम है वो दुश्मन देश से आने वाली मिसाइल को रास्ते में ही नस्ते नाबूद कर देगा या उसे खत्म कर देगा, रोक देगा, हमले को विफल कर देगा। ये प्रणाली की है जिसका नाम दिया है आयरन बीम। ये इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है राफेल। राफेल कंपनी ने ये तैयार की है। अब देखिए, राफेल इजराइल की कंपनी है, आपको थोड़ा सा समझना है कि राफेल, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत ने राफेल विमान भी खरीदे हैं। तो भारत में राफेल जो विमान है ये किससे खरीदे हैं भारत ने, ये खरीदे हैं फ्रांस से। फ्रांस से खरीदे। फ्रांस की किस कंपनी ने बनाए हैं, ये बनाए थे द सॉल्ट एविएशन। ठीक है, ये कंपनी का नाम है द सॉल्ट एविएशन। फ्रांस से हमने खरीदे थे राफेल। यहाँ पर जो राफेल है ये कंपनी है, कंपनी किस देश की है, इजराइल की, और इसने ये प्रणाली बनाई है जिसका नाम है आयरन बी। विदाउट, मैंने आपको समझा दिया है, आप दोबारा से वीडियो पॉज कर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र में किस अंग के लिए चुना गया है। देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, इसकी स्थापना हुई थी। अब यूनाइटेड नेशंस के कुल 6 अंग हैं। कुल कितने अंग हैं, कुल 6 अंग हैं जो कि काम करते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो भारत, इसका ये जो अंग है जिसका नाम है इकोसॉक, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इकोसॉक। इकोसॉक जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इसका भारत सदस्य बनने वाला है। इसकी मंजूरी यूनाइटेड नेशंस ने दे दी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है हेडक्वार्टर से संबंधित है। देखिए, इसके कुल 6 अंग हैं, 6 में से एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो मुख्यालय है ये है हेग में, द हेग में है। ठीक है, इसके अलावा जो 5 बॉडी है इसकी, इनका सबका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अब इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा, और चीजों को आपको बार बार याद करना पड़ेगा तभी चीजें याद होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस देश ने भारत को गेहूं के आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। प्रेजेंट में जो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, और दूसरे नंबर पर आता है भारत। ठीक है, अब दुनिया में क्या होता है, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास गेहूं की कमी है और वो दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो जो यूक्रेन है और रूस है, यूक्रेन और रूस भी क्या करते हैं, दूसरे देशों को गेहूं सप्लाई करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में दोनों आपस में युद्ध में बिजी हैं। तो भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि विश्व में अपने जो निर्यात है, निर्यात को बढ़ा सकता है। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए अब इसने क्या किया था, मिस्र, एक देश है मिस्र जिसे आप इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। अब इस देश ने क्या है, भारत के साथ एक करार किया था, लेकिन इसमें एक समस्या आ रही थी। समस्या ये आ रही थी, इसकी जो इजिप्ट है, इजिप्ट का कहना है कि भारत का जो गेहूं है उसमें एक बीमारी है, करनाल, करनाल बंट। ये एक बीमारी है भारत के गेहूं में। तो भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा इजिप्ट से कि आप ऐसा करिए कि अपने जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनको भारत में लाइए, और जगह जगह पर, जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, भारत में हर जगह जाइए और आप देख चेक करिए कि वास्तव में है बीमारी या नहीं है। तो ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाया, सब कुछ ठीक पाया। तो अब भारत मिस्र के साथ क्या है, ये करने वाला है व्यापार। अब इनके साथ क्या करेगा, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख टन गेहूं भारत क्या करेगा, इसको निर्यात करेगा। ठीक है, 10 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। विश्व में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत है, और भारत में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला पहला राज्य है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश ने काम और किया है। हाल ही में एक इंडेक्स आया था जिसमें जो सब्जी उत्पादन है ना, सब्जी उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में पहला नंबर राज्य कौन है, ये भी उत्तर प्रदेश बन गया, पश्चिम बंगाल को छोड़कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये इन्होंने किस राज्य में किया है, तो ये किया है इन्होंने गुजरात में। तो आंसर हो जाएगा इसका सही गुजरात। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है मोरबी, क्या नाम है, मोरबी जगह पर किया है। अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं, देखिए
ये जो योजना है वो आपको पूरी समझाता हूँ। हमने इसको हनुमान जी, इसका योजना का नाम है हनुमान जी चार धाम। यह है योजना। हम जैसे चार धाम होते हैं उसी तरीके से हनुमान जी के चार धाम को स्थापित करना चाहते हैं। जैसे कहाँ कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एक है हिमाचल प्रदेश, इधर है आपका गुजरात, और इधर है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, और इधर है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर चाहते हैं कि मोदी जी की योजना है, ये चाहते हैं कि हम चारों जगह चार धाम में क्या करते हैं, हनुमान जी के मंदिर स्थापित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा रहे हैं, जिससे चार धाम का रूप देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक मूर्ति लग चुकी है, गुजरात में भी लग गई है, और तमिलनाडु के रामेश्वरम में लगेगी। तमिलनाडु में जगह जिसका नाम है रामेश्वर, यहाँ पर स्थापित की जाएगी, और वेस्ट बंगाल में अभी जगह निर्धारित नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ठीक है। तो इन्होंने जो स्थापना दिवस मनाया, ये मनाया 128वां। जो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1894, 1984 में। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं अतुल गोयल। अतुल गोयल वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, और हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, जो इसकी स्थापना हुई थी इसमें बहुत बड़ा हाथ था लाला लाजपत राय का। ठीक है, लाला लाजपत राय, इनका बहुत बड़ा हाथ था इसकी स्थापना में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हाथी बचाओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हम लोग क्या करते चाहते हैं कि हाथी को हम बहुत विरासत पशु के रूप में देखते हैं, और एक संस्था है जिसका नाम है WWF। इनका कहना है कि भारत में वर्तमान में लगभग 25,000 हाथी हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में 25,000 हाथी हैं। तो इसके लिए हाथी बचाओ अभियान जो चलाया जाता है ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 16 अप्रैल। ठीक है। तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जिनका स्टेट एनिमल क्या है? हाथी है। क्या आप बता सकते हैं? पहला है झारखंड, ठीक है, दूसरा है कर्नाटक, और तीसरा है केरल। ठीक है, केरल। 3 राज्य हैं जिसका स्टेट एनिमल क्या है? हाथी है। झारखंड, कर्नाटक और केरल। अच्छा, ये ना जो हाथी होता है इसकी चमड़ी कैसी होती है? मोटी चमड़ी होती है। तो जिन जानवरों की मोटी चमड़ी होती है उसे बोलते हैं पैकीडर्म्स। पैकीडर्म्स, जिनकी चमड़ी मोटी होती है उन्हें क्या कहते हैं? पैकीडर्म्स नाम से जाना जाता है। कई एग्जाम में पूछा गया, जैसे रेलवे का एग्जाम होते हैं ना, तो साइंस में ही पूछ लेते हैं पैकीडर्म्स किसे कहते हैं? जिनकी चमड़ी मोटी होती है उन्हें क्या कहते हैं? पैकीडर्म्स। यूजीसी ने छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी है। यूजीसी किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अभी हाल ही में यूजीसी ने क्या किया, घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि यदि आप, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो बीए की पढ़ाई कर रहा है, और वो चाहता है किसी के साथ साथ वो बीएससी भी करना चाहता है, उसका मन है, तो अब आप ऐसा कर पाएंगे। यूजीसी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि आप बीए और बीएससी एक साथ कर पाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए दोनों की क्लासें हैं, तो दोनों की क्लासें आपस में न टकराएं, कोई क्लास न छूटे, ये जिम्मेदारी स्टूडेंट की है। ठीक है, ये जिम्मेदारी स्टूडेंट की है। अच्छा, इसमें आप बीए कर रहे हैं और बीए के साथ आपने बीएससी पहले से कर ली है और एमएससी करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ कर सकते हैं, और आपने पीजी कर लिया है और आप ग्रेजुएशन करना, अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये दोबारा से कर सकते हैं। जैसे पीजी में आप मान लीजिए बीएससी की थी आपने और आप एमएससी कर रहे हैं और आपका मन है बीए करने का, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, ये कैसा है? ये आपका पूर्णकालिक, मतलब आप एक साथ दोनों चीज रेगुलर कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। तो ये जो अधिनियम है किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? ये है यूजीसी अधिनियम 1956, 1956 के द्वारा। अच्छा, तो आप बताइए कि यूजीसी के अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? वर्तमान में चेयरमैन है इसके एम जगदीश कुमार। यूजीसी के वर्तमान में चेयरमैन है एम जगदीश कुमार। पुरुष हॉकी विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, तो जो इसकी मेजबानी है ये होगा आपका भारत में। कहां पर आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत में 2 जगह हैं, एक है भुवनेश्वर और दूसरा है राउरकेला। ठीक है, राउरकेला में एक
सबसे बड़ा स्टेडियम, सॉरी, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, यहाँ पर ये खेला जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2000, सॉरी ये 2030 नहीं है, यहाँ पर 2023 होगा। मिस्टेक, गलती से टाइपिंग हो गई, 2023 वाला है। शुरुआत में ये 2022, वैसे तो 22 में होना था, लेकिन ये थोड़ी सी तैयारियों चलते पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, तो अब ये 2023 में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2023 में होगा, और कहाँ पर होगा, भारत में किया जाएगा। इसकी संस्था कौन सी है, एक संस्था है FIH, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन है। तो इसके द्वारा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था, मेल में दिया गया था हरमनप्रीत सिंह को। किसको, हरमनप्रीत सिंह, इनको दिया गया था मेल्स में, ठीक है। तो इतना काफी क्वेश्चन के बारे में। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में आखिरी किस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया। देखिए हाल ही में क्या है, ऑपरेशन प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियां बननी थी, जिसमें से 6 की 6 बन गई। अभी लास्ट में, सबसे लास्ट में बनी है, ये है INS बागसिर। INS बगसीर बनी है। इसको एक जगह है जिसका नाम है मझगांव, मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड। इसके द्वारा क्या किया गया है, इसके द्वारा कमीशन किया गया, यानी पानी में उतारा गया है, काम लेना से स्टार्ट, अब ये काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो मैंने आपको समझा दिया। तो जो सबसे लेटेस्ट है ये है बगसीर, ठीक, आपको याद रखना बगसीर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 तक भारत की गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। देखिए, एक वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, इनका कहना है, रिपोर्ट का कहना है कि भारत में 2011 में 22.5% गरीबी थी, और अब इन्होंने जो आंकड़ा दिया वो 2019 के अकॉर्डिंग दिया है। तो अब 2019 में इन्होंने बताया है कि 10.2% गरीबी है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.3, यानी कि 12.3% की गरीबी की जो कमी है वो गिरावट दर्ज की गई है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अच्छी बात है ये। अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, डेविड मालपास, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इतना काफी है इसके लिए। देखिए, मैं साप्ताहिक करंट अफेयर वीडियो ला रहा हूँ, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।